स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और आप देख रहे हैं पंचतंत्र। देखिए, कहा गया है कि एक ऐतिहासिक कदम सामने आया है। न्याय प्रणाली में बदलाव हुए हैं, खाकी भी बदली है और चीज़ों को टाइम बाउंड किया गया है, जवाबदेही बनाई गई है। ये जो क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट्स हुए हैं, इसे ऐतिहासिक बताया जा रहा है, लेकिन ऐतिहासिक शब्द अपने साथ एक बड़ी जिम्मेदारी, एक बड़ा एक्सप्लेनेशन लेकर आता है। एक स्ट्रक्चर होता है जिसके हिसाब से यह तय किया जाता है कि कोई चीज़ या उठाया गया कदम उतना ऐतिहासिक है या नहीं जितना कि उसे बताया जा रहा है। आज पंचतंत्र में इसी न्याय प्रणाली में जिस तरह के बदलाव आए हैं उस पर बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सचमुच उतना ऐतिहासिक है जितना कि बताया गया। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं, इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी से विकास सोमानी जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हाईकोर्ट से वकील है अभिनव शर्मा जी। डॉक्टर अभिनव शर्मा, आपका भी स्वागत है समाचार प्लस पर। और कुछ ही देर में कांग्रेस के मेरे गेस्ट भी जुड़ेंगे। मैं शुरुआत अभिनव जी आपसे ही करना चाहता हूं। अब देखिए, कहने के लिए तो लोकसभा में होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कहा कि गुलामी की मानसिकता से मुक्ति मिल गई है, कानूनों को पूरी तरह से रिवैम्प्ड कर दिया गया है, लेकिन क्या आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि सचमुच हाँ ये स्थिति है? देखिए स्वप्निल, दो बड़े इसके अंदर उद्देश्य हैं। एक चीज़ तो ये है कि जो 200 साल से चले आ रहे कानून थे जो अंग्रेज़ों ने बनाए थे, और वो अंग्रेज़ी कोर्ट के द्वारा, ब्रिटानिया हुकूमत की सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से चलते हुए कोर्ट्स थे, उनके द्वारा जिस प्रकार की परंपरा परिपाटी डाली गई थी, उसी का अर्थान्वयन कहीं ना कहीं होते होते आगे तक भारतीय न्यायिक व्यवस्था के अंदर भी वही चीज़ आई थी। उस एक मानसिकता को तोड़ने का काम, इसको एक हिंदू, या ये कहे कि आप आज हिंदुस्तान के अंदर जो नए सिरे से कानून को बनाया गया है, उसको एक रूप देकर के एक नई राष्ट्रीय सोच को जागृत करने का काम इस बिल के माध्यम से किया जा रहा है। दूसरी चीज ये है कि इस कानून के अंदर आज की प्रैक्टिकलिटी और समस्याओं को समावेशित करके उसको भी इनकॉर्पोरेट किया गया है। डिजिटलाइजेशन की बात की गई है, टाइम बाउंड मैनर के अंदर केसेस के डिस्पोजल की भी बात की गई है, लेकिन जो स्तंभ हैं जिसको आप कहते हैं न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, इन तीनों के इंटरैक्शन के साथ, एक साथ में संवाद के माध्यम के बाद साथ इस चीज को जब इंप्लीमेंट किया जाएगा, तब देखने वाला होगा कि ये जमीनी धरातल पर कितने मतलब मोटे तौर पर जिस तरह का क्लेम है उस हिसाब से चेंजेस आपको नजर आ रहे हैं? हाँ, होंगे, कहीं ना कहीं होंगे। देखिए, आप ये मान करके चलिए कि कुछ चीजें जड़ होती हैं, उसको चेतन करने में समय जरूर लगता है, लेकिन चेतना आने के बाद में वो अनवरत चलती रहती हैं। मैं इस डिबेट की शुरुआत से पहले मैं विकास सोमानी जी से बातचीत कर रहा था और तब मैंने एक सेंटेंस कहा था, आपने भी हो सकता है वो सुना हो। मैंने कहा कि हमने देखा है कि जो पुराना सब्सटेंस रहा है उसको मेंटेन किया गया है, उसके अलावा बहुत से बदलाव नजर आते हैं। वो पुराना सब्सटेंस मिसिंग तो नहीं है, क्योंकि बहुत सी चीजें पीपल सेंट्रिक भी थी। तो क्या वो पीपल सेंट्रिक तत्व अभी बचा है या नहीं बचा है? देखिए, कानून जो ये प्रक्रिया है, आप इसको इस प्रकार समझिए। ये तीन आपराधिक जो चीजें हैं, जैसे आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, जो तीन आपस में जुड़ करके एक क्रिमिनल प्रोसीजर का पूरा सिस्टम हिंदुस्तान के अंदर डिटरमाइन करती थी। अपराध की दंड का जो प्रावधान है वो आईपीसी में किया गया। न्यायपालिका और उसके साथ साथ पुलिस किस प्रकार कार्य करेगी वो सीआरपीसी में प्रावधान किया गया था। और इन दोनों के समावेश के बाद जब कोर्ट में प्रक्रिया जाएगी तो एविडेंस किस तरीके से आएगी या एविडेंस कैसे कलेक्ट की जाएगी, वो एविडेंस एक्ट में था। ये सारी चीजें उस वक्त की सरकारों ने या अंग्रेजी सरकार ने इस प्रकार बनाई थी कि जो लोग थे, आम जनता थी, वो किसी भी प्रकार सरकार के खिलाफ न हो और उसके अंदर एक डर और भय व्याप्त रहे। एक डेटरेंट थ्योरी जो जूरिस्प्रूडेंस में की जाती है, उसका आधार था। आज उस चीज को कहीं ना कहीं जो बदलने की कोशिश की गई है, कुछ उसके अंदर नई चीजें जोड़ी गई हैं, समावेशित की गई हैं। कहीं पर अपराध की जो शास्ति है, दंड है, उसको बढ़ाया गया है। तो ये सारी चीजें जब समग्र रूप से प्रैक्टिकलिटी में आएंगी तब उसका सही रिजल्ट हमारे साममने आएगा। मैं समझता हूं कि आज एकदम से ये कमेंट कर देना, नहीं ये तो चीजें पुरानी है या पुराने कलेवर में नई कपड़े पहना दिए गए हैं। पहले एक जमाने में कहा जाता था मेड इन इंडिया का ठप्पा लगा दिया, बाहर से लाए और मेड इन इंडिया बना दिया उसको। ये वो सिचुएशन नहीं है। ये पूरे विधायिका ने बैठ करके, संसद ने बैठ करके विचार विमर्श करने के बाद, हर चीज, हर एस्पेक्ट को चुने हुए जनप्रतिनिधियों द्वारा देखने के बाद, आप जनता किस लिए चुन करके भेज रही है? ठीक है, देर है अंधेर नहीं है वाले फॉर्मेट पर हमारी न्याय प्रणाली चलते रही है। ये भी हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों के जमाने के कानूनों को खत्म कर दिया गया, अब नए भारत के अपने कानून होंगे। प्रतीक सिंह जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। प्रतीक भाई, स्वागत है आपका। देखिए, अब क्या होता है ना कि कुछ मीडिया वाले चेहरों को आप ये कह सकते हैं कि वो गोदी मीडिया का हिस्सा है,
हालांकि अब तक ये आपको मुझे कहने की जरूरत तो नहीं पड़ी। और इसी बात को लेते हुए मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, नहीं तो आप एकाएक मुझे उस श्रेणी में डाल देंगे। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है, देखिए भाई, जो भी चेंजेस बताए जा रहे हैं वो इंप्रेसिव तो लग रहे हैं, ठीक है, हाँ, इंप्लीमेंटेशन के बाद हम उसको क्रिटिक कर सकते हैं, लेकिन अभी सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। भाई मैं तो ये अभी जो मेरे साथी हाँ कह रहे थे कि विधायिका ने बैठ करके सारे सांसदों ने विचार विमर्श करके ये कानून बनाए, तो मुझे तो वो विचार विमर्श दिखे नहीं, क्योंकि वो कानून लेकर के है और कानून क्योंकि के ऊपर आप जब चर्चा निलंबित हो गए, तो सांसदों को बाहर निकाल दिया। नहीं, आपने काम वैसा किया कि आप निलंबित हो गए। सांसदों को तो बाहर निकाल दिया। बाहर भी जाके मिमिक्री कर अरे रहे मैं थे, तो वहां पे आप मुझे निलंबित काम ऐसा नहीं किया, आप बाहर निकाल दोगे और जो 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 पार्टी जो रूल में है, सत्ता में है, वो बिना किसी विचार विमर्श के इस ऐसे कानूनों को ले आएगी। नहीं तो नहीं मुझे नहीं लगता है नहीं कि नहीं नहीं नहीं, मैं आपको क्रॉस कर देता हूँ। दूसरी बात, प्रतीक भाई मैं आपको क्रॉस देखिए कैसे कर रहा हूँ। इन सभी कानूनों में एक शब्द और लगा हुआ है, द्वितीय। ये द्वितीय इसलिए है क्योंकि फर्स्ट फेज पे उस पर डिस्कशन हुआ है, उस समय आपने अपने पॉइंट्स रखे हैं, ऐसा नहीं है कि आपने उस समय अपने पॉइंट्स रखे नहीं है। हाँ, आज अगर मौका मिला होता तो क्या नया पॉइंट आप डालते, आप वो कमी बताइए ना। स्वप्निल जी मैं ये कह रहा हूँ कि द्वितीय लिखा है तो इसके ऊपर तो डिस्कशन नहीं हुआ ना। हमें कैसे पता लगेगा कि जो हमने सजेशन दिए थे या फिर तो ठीक है, आप क्या सजेशन देते? अब यहाँ तो कम से कम पता चले कि कांग्रेस क्या सोच रही थी या कांग्रेस क्या सजेशन देना चाहती थी, यहाँ तो पता चले। पहली बात तो स्वप्निल भाई, वो कानून जब आएंगे ड्राफ्ट के रूप में, क्योंकि अभी सुनी सुनाई थोड़ी थोड़ी खबरें आ रही हैं, क्योंकि सबको किसी को नहीं पता है कि उसके अंदर ड्राफ्टिंग के अंदर क्या कानून है। तो कानून जब जनता के सामने आएगी ओपन डॉक्यूमेंट है, आपको कैसे नहीं पता है? तो प्रतीक भाई बिल्कुल कांग्रेस को जानकारी तो होनी चाहिए थी, कांग्रेस को जानकारी तो होनी चाहिए। अनभिज्ञ हैं आप। नहीं बीच में नहीं, लेकिन हाँ प्रतीक भाई, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको जानकारी ना हो? सबसे बड़ी बात यह है कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जो चीज सुनने में इतनी इंप्रेसिव लग रही है, वो 75 सालों में किसी ने भी इस तरह से क्यों नहीं सोचा जिस तरह से अमित शाह ने सोचा या नरेंद्र मोदी ने सोचा। स्वप्निल भाई, सुनने में तो 2014 के अंदर बहुत अच्छा लगा था कि काले धन पे एसआईटी बना दी गई है। उस एसआईटी की 2023 तक कोई कुछ मिलने निकला क्या? सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा था, काला धन आ जाएगा, सबके खातों में 15 लाख रुपए आ जाएंगे, तो वो आए तो नहीं ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि उस एसआईटी में जो खामियां रही थी, तो उसी हिसाब से अगर इन कानूनों ठीक है, मैं आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा। विकास सोमानी जी, मैं आपके पास अब आना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले एक जरूरी तस्वीरें कुछ लाइव मिल रही है, वो हम दिखा दें। वासुदेव देवनानी जी मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, तस्वीरें। सदस्यों ने निर्विरोध निर्वाचन में अपनी भूमिका निभाई, उसके लिए मैं उनको भी अपनी ओर से बधाई देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि इस परंपरा को उन्होंने कायम रखा। और उसके बाद जिस ढंग से प्रत्येक सदस्य ने, जिसमें प्रस्तावक भी थे, अनुमोदक भी थे, उसके बाद भी ऐसे लगभग मैं समझता हूँ 20 से अधिक सदस्यों ने जो अपनी भावनाएं व्यक्त की, उससे मैं अभिभूत हूँ कि सब ने मेरे पर विश्वास व्यक्त किया। और जैसा मैंने उनको भी कहा, मैं मूलतः शिक्षक हूँ और शिक्षक के दायित्व परंपराओं से मैं भली भांति वाकिफ़ हूँ। और जब शिक्षक कभी भी अपने दायित्व के अनुसार कॉपियाँ जांचता है, न तो ऊपर रोल नंबर देखता है, न ऊपर कोई नाम देखता है, निष्पक्ष रूप से उस कॉपी को जांचता है, उसी प्रकार से सदन के अंदर पक्ष और विपक्ष दोनों के साथ में जो निर्दलीय भी उसी में आ जाते हैं, मैं उन सब का पूरी तरह जो उनके अधिकार हैं संरक्षण रखूँगा। और साथ में आपसे भी अपील करूँगा, आप सब लगा इसमें सहयोग मिले, सबका आपस में जो भी कोई बात है मिल बैठ करके करें, समन्वय बैठे, ताकि राजस्थान का विकास हम सब लोगों के एक ही दायित्व है। हम अपनी विधानसभा से हम लोग चुन के आए और जनता ने हम सबको चुना है, चाहे पक्ष के लोगों को भी चुना है, विपक्ष के लोगों को भी चुना है। जैसे मैंने वहाँ कहा कि सरकार का काम है सरकार चलाना और निर्णय करना, विपक्ष का काम है कि वह उसमें से उनका ध्यान आकर्षित करे, मुद्दों को अपनी बात कहे, इसलिए सबको बराबर सार्थक बहस हो। ये आज मैंने सदन में भी कहा है और अभी आपके सामने दोहरा रहा हूँ कि सबके अपेक्षा है सब अपनी मर्यादाओं, नियमों और परंपराओं के पालन करने में सहयोग करें। ऐसी कोई भी परिस्थिति न बनने दें जिससे अध्यक्ष को कोई कठोर निर्णय करने के लिए बाध्य होना पड़े। और साथ में मैंने सदस्यों भी अपील की है कि वे अध्ययन करें, लाइब्रेरी जाएं, और साथ में पहले ही उनसे आग्रह किया है कि नियम 269 पढ़ कर के आए। 269 की बहुत बड़ी, उसमें 10-12 बिंदु हैं,
जिनको पढ़ लेंगे उसका पालन सदन में करेंगे तो मैं समझता हूँ किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आएगी। मुद्दे को, सब मुद्दों को उठाइए, संक्षेप में उठाइए, उसे रिपीट मत करिए, सदन को सहयोग करिए, क्यों आखिर सदन की सीमाएं होती हैं और सदस्यों के पास बहुत सारे अपार मुद्दे कहने के लिए होते हैं। उसको किस प्रकार से संक्षेप में कह करके कहा जाए। कुछ नई बातें भी, जैसे आज मैंने पहली बार आपके कैमरामैन को जो मेन गेट से बाहर थे उनको आज अंदर आने की मैंने अनुमति दे दी। पहला ही काम आपसे बिना कहे वो आज मैंने किया। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया भाई साहब, शुक्रिया। और दूसरी बात जो मुझे कही गई है, निश्चित रूप से सारे पत्रकारों को मैं डीपीआर से मंगवा करके जो भी उसके लिए नियमों के अंतर्गत आएंगे उस संख्या को भी बढ़ाएंगे ताकि आप सब लोगों को भी यहाँ पे रिपोर्टिंग करने का अवसर मिले। हालांकि सभी की संख्या तो बहुत बड़ी है, मुझे जितनी बताई गई 600 लोग की बड़ी सूची है। ये तो कभी किसी भी अध्यक्ष के लिए संभव होगा नहीं, लेकिन उसमें से अपन एक सिस्टम बना करके तय करेंगे, उसके कारण से आपको वह भी अनुमति मिले और समय पर आपको सब चीज़ों की जानकारी मिले, इसका भी अपन प्रयास करेंगे। और आपसे भी अपील करूंगा, सकारात्मक चीज़ों को अधिक हाईलाइट करें। आपको स्वतंत्रता है, आप दोनों बातों को करते हैं, लेकिन कई बार मुद्दों की दृष्टि से सकारात्मक बातें तो पीछे रह जाती हैं और कुछ ऐसे मुद्दे जो मिर्च मसाले से जुड़ी हुई होती हैं उनको, चूँकि मैं भी पिछले 50 साल से मीडिया से जुड़ा रहा हूँ। 30 साल विद्यार्थी परिषद का दायित्व था, उस नाते मीडिया से मुखालिफ होता था। 20 साल से राजनीति में हूँ तो आप सबसे मिलता रहता हूँ। ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप बहुत हैं, चौथे स्तंभ में हैं और आप सबका सहयोग के बिना निश्चित रूप से आगे नहीं बढ़ा सकता। लेकिन हम सबका उद्देश्य एक है, राजस्थान का विकास है। और आज मुझे कहते हुए बड़ा नया जो लोकतंत्र के अंदर जो नए परिवर्तन आ रहे हैं, जैसे आपको मैंने बताया किस तरह से राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला बनी है, गरीब घर से चाय बेचने वाले हमारे प्रधानमंत्री लेवल तक पहुँचे हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी भी एक गरीब परिवार से आते हैं। और मैंने भी कभी स्वप्न में नहीं सोचा था कि मैं इस पद पे रहूँगा। एक गरीब घर में पैदा हुआ था, घर पे लाइट नहीं थी, उस समय 10वीं की परीक्षा मैंने दी है। सुभाष उद्यान के अजमेर बगीचे के नीचे लाइट, स्ट्रीट लाइट के बीच में पड़ी, तो उस गरीबी को मैंने देखा है। इसलिए वह उस गरीबी को दूर करने के लिए यह सदन अपनी सक्रिय भूमिका अदा करे। तो हमने तो बंटवारा भी देखा, गरीबी भी देखी और संयोग से कॉलेज में पढ़ाते हुए, प्रिंसिपल रहते हुए भी कई अनुभव आए। पक्ष में भी 10 साल रहा, विपक्ष में 10 साल रहा। इसलिए मुझे अच्छी तरह ध्यान है क्या क्या मीडिया की बातें हैं, क्या क्या पक्ष की बातें हैं, विपक्ष की बातें हैं। लेकिन मर्यादाओं और नियमों का पालन तो मैं सबसे निवेदन करूंगा, सबसे अपेक्षा है कि उसके बिना फिर सदन टाइम में सारे मुद्दों को नहीं ले सकता। और प्रश्नोकाल होता है, दूसरे कई मुद्दे हैं। अभी कई सदस्यों ने कहा कि पर्ची का भी अनुमति दी जाए। ऐसे कई मुद्दे हैं जिसे बहुत जल्दी हम मिल करके निर्णय करके, लेकिन नए नए आयाम स्थापित हो, डिजिटल की ओर हम लोग बढ़ें, सदस्यों को और हम डिजिटल के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं वो करें, तो निश्चित रूप से हर सदस्य भी आगत होगा। और जो नए सदस्य आए इसके लिए बहुत जल्दी 2 दिन का एक वर्कशॉप हम करने की सोच रहे हैं ताकि उनको सारे नियमों से अवगत कराया जा सके और हम सब लोग मिलकर के इस सदन को अच्छे ढंग से चलाएं। पुराने लोगों से भी अपील करूंगा कि हम नयों के लिए एक अच्छा उनके लिए वातावरण हम बनाए रखें ताकि उनसे वो कुछ सीख सकें, ताकि पुराने जिस प्रकार करते हैं नयों का भी उस प्रकार से ढलने के मौका मिलता है। नए पुराने दोनों हम सब लोग और सदन का अध्यक्ष भी, आप सब लोग भी मिल करके सदन को अच्छी तरह से चलाएं और ताकि यह सदन जो पूरे देश भर में इसका बहुत ही गरिमामय इतिहास रहा है। और मैं आज पढ़ा था पुराने कौन कौन अध्यक्ष रहे, ऐसे मेरे से पहले 16 विधानसभा के अध्यक्ष रहे। ये 16 विधानसभा है, लेकिन इस बार में 2 रहे, तो कुल मिलाकर के मैं 17वां अध्यक्ष का दायित्व तो मुझे मिला है। तो उन्होंने अपने अपने समय पे बहुत ही अच्छे गरिमा में वहाँ पे निर्णय किए हैं, परंपराएं डाली हैं। उन सारी परंपराओं का पालन करते हुए उसमें भी कुछ अच्छी चीज़ें और जोड़ते हुए नए आयाम हम लोग स्थापित करेंगे और एक विकसित राजस्थान की ओर हम कदम बढ़ाएंगे। जिस ढंग से देश आगे बढ़ रहा है उसमें राजस्थान की भी सहभागिता पूरी हो, इसका हम लोग प्रयास करेंगे, ऐसा आपको विश्वास दिलाता हूँ। बीती सरकार में कई बार सदन हंगामे की भेंट चढ़ा है, इस बार क्या कुछ अनुशासन का कुछ कठोर कोई नया नज़ीर पेश करने की इस बार तैयारी है, आपको लगता है? देखो, मैं कोशिश करूंगा कि पहली स्थिति वैसे नहीं बने, और मान लो किसी कारण से बन जाती है तो तुरंत उनसे संवाद करके उस स्टेलमेट को
समाधान किया जाए। क्यों हमेशा चाहे कितने दिन भी आप बातचीत मत करो, अंत में समाधान तो बातचीत से होता है। उस बातचीत की प्रतीक्षा और लंबा क्यों खींचा जाए, उसको तुरंत बातचीत करके उस मुद्दे को सुलझाया जाए, इसका प्रयास करूँगा। सर, कुछ सदस्यों में ये भी आशंका जताई कि 10 साल विपक्ष में आप रहे थे, 10 साल सत्ता पक्ष में, कहीं विपक्ष वाले उस हिसाब से काम ना हो जाए, वो डर रहे थे, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कोई भी डरे नहीं। मैंने सदन में भी कहा कि मेरे लिए इस कुर्सी पर आने के बाद मैं सबके लिए बराबर हूँ और सबके साथ, लेकिन नियमों का कठोरता से पालन करवाऊंगा। ये भले आप नोट भी कर लें, भले बता भी लें, लेकिन मैं अपने टीचिंग कॉल में भी सबसे ज़्यादा कठोर प्रिंसिपल भी माना जाता था और शिक्षक भी माना जाता था, और उस प्रकार की कठोरता नियमों के पालन में बाकी मैं एज ए ह्यूमन बीइंग, ऑल आर माई कलीग्स, सबके साथ मिलकर करूँगा। अब तक जो जानकारी आई कि सदन के साधारणतः 29 दिन 30 दिन ही सदन चलता है। कोशिश करूँगा कि इनमें दिनों की वृद्धि हो और कम से कम मेरा पहला टारगेट रहेगा कम से कम 40 दिन तो हम इस बार चलाने का प्रयास करें। कोशिश तो ये करेंगे जैसे केरल का आदर्श अवस्था है, लेकिन एकदम से बढ़ाने की तुलना में कुछ दिन इस बार अधिक चले और उससे बहस भी सार्थक हो। लेकिन ये डिपेंड करता है दोनों आपने पक्ष और विपक्ष पे। अपील उनसे भी करूँगा कि यदि सदन लंबे समय तक चलाना चाह रहे हो, अच्छा चलाना चाह रहे हो, तो अपन सबका सहयोग से एक दूसरे में, मैंने कहा ना, डिस्कशन भी होंगे, डिसेंट भी होंगे, डिबेट भी होगी, लेकिन उन सब का परिणाम तक ले जाने का हम लोग कोशिश करें। ऐसा निश्चित रूप से उसमें और ज़्यादा वृद्धि होगी। जैसे सीपीए को हमारे पुराने प्रदेश अध्यक्ष जी ने बहुत उसको सक्रिय किया, वो बहुत ही अच्छा लगा। वह सीपीए भी सक्रिय हो, अन्य भी जिस प्रकार से और कोई मंच है वह भी यहाँ पे सक्रिय हो, अधिक से अधिक लोग इस विधानसभा में आए, यहाँ का अच्छा मैसेज लेके जाए। भारत में राजस्थान की विधानसभा सबसे श्रेष्ठ विधानसभा के रूप में आगे आए, इसका हम लोग मिलकर के प्रयत्न करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष जो पूर्ववर्ती रहे वो अपनी पार्टी से इस्तीफा देते हैं, इसके लिए पिछले अध्यक्ष जो थे सीपी उन्होंने नहीं दिया था। क्या तो चलिए एक बार फिर डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। मेरे गेस्ट मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। अब मेरा सवाल विकास सोमानी जी आपसे है। देखिए, एक धड़ा है, एक वर्ग है जिसे ये लग रहा है कि ये जो बदलाव है ये मिसयूज किए जा सकते हैं, इस पर कोई कमेंट? देखिए, बदलाव के कोई मिसयूज नहीं है। जो देश है, पूरा देश कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक तरह का जो कानून लागू हो रहा है, उस कानून से आप देखें कि 150 वर्ष पूर्व का जो कानून है, चाहे वो आईपीसी के 1860 वाला जो कानून इतना पुराने कानून है, और सीआरपीसी के ले लें, और चाहे वो एविडेंस एक्ट के ले लें, तो अब जो भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता, वो तीनों कानून जो अमेंडमेंट किए हैं 2023 में, तो आप ये देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन था। मैं एक्सप्लेन करता हूं। जैसे आपने कर दिया टाइम बाउंड, आपने खाकी को कर दिया टाइम बाउंड, आप कोर्ट के लिए भी कह रहे हैं कि भाई चार्जशीट वहां पर आपको इस टाइम बाउंड्रीज में पहुंचानी है। बिल्कुल। ऐसे में क्या हड़बड़ी नहीं होगी? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जांच प्रभावित हो? दूसरा, आपने आतंकवाद को डिफाइन किया है, आर्थिक नुकसान को भी उसमें आपने डाल दिया कि देश को आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया तो वो आतंकवाद की श्रेणी में आएगा। अब मान लीजिए मुझसे चलते चलते किसी पार्क की कुर्सी टूट गई, मैं उस पर गिर गया, तो एक तरह से उस पर खर्चा तो सरकार का ही लगना है उसे बनवाने में। आप उसे भी आर्थिक नुकसान कह सकते हैं देश के लिए, और आप मुझे डाल सकते हैं। मतलब पेटी इश्यूज को बड़ा करके ना दिखाया जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? देखिए सुमिल जी, जो देश के विरोध में, जो देश के खिलाफ में, और जो देश के खिलाफ जो गतिविधि करेगा, उस गतिविधि को राजद्रोह की जगह देशद्रोह कर दिया गया। जब अंग्रेजों के जमाने में राजद्रोह हुआ करता था, आज 124 एक धारा को हटा के इसको देशद्रोह किया गया है। और देशद्रोह में जो भी देश के खिलाफ, झंडे के खिलाफ और देश की सीमाओं के खिलाफ जो कार्रवाई करेगा, नहीं, मैं कानून के मिसयूज की बात कर रहा हूं। मैं कानून के मिसयूज की बात कर रहा हूं। कानून का मिसयूज मैं आपको बताऊं, 5 करोड़ जैसे पुलिस अगर किसी को 15 दिन रख सकती थी पकड़ के पूछताछ के लिए, अब वो 90 दिन रख सकती है। देखिए, आपको एक बात और गहनता से बताना चाहूंगा कि पीड़ित को उनको सूचना देनी होगी कई चीजों में। जब ये रिपोर्ट 90 डेज में पुलिस को अपना चालान पेश करना होता है, या रिपोर्ट जो पेश करनी होती है वो रिपोर्ट पेश नहीं करते हैं, ये मान लो, तो वो टाइम बाउंड होना पड़ेगा। आप देखें, देश में 5 करोड़ के लगभग मुकदमे पेंडिंग है, जिसमें से 4 करोड़ 44 लाख तो ट्रायल कोर्ट में पेंडिंग है। और इस तरह की जो न्याय नहीं मिल रहा, तो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन था, ये कहना, एक बात पूरी करना चाहूँ, एक लाइन सुने पूरी आप, कि उनका ये कहना है कि न्याय दिखे, दंड नहीं दिखे। क्यों? आरोपी और जो परिवादी है, जिनको ये दिखे कि यार न्याय हो रहा है, क्योंकि देश को न्याय की जरूरत है, और न्याय मिलना चाहिए आदमी को, नहीं कि दंड देना एक अलग, न्याय तो दिखे कि न्याय का स्वरूप क्या है, देश में न्याय हो रहा है। आपने रास्ता बनाया है, दंड तक वो जल्दी पहुंचे, आपने एक रास्ता इसका बनाया है। और ऐसे में गंभीर सवाल है जिस पर मैं क्लैरिफिकेशन अभिनव जी आपसे लूंगा। प्रतीक भाई, मैं आपके पास आ रहा हूं, आप हाथ उठा रहे थे, कोई पॉइंट आप ऐड करना चाहते हैं वो कर दे, फिर मैं सवाल लूंगा।
प्रतीक जी तक मेरी आवाज़ नहीं जा रही है, ठीक है। अभिनव जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देखिए अभी तक हमने जितना भी कानून व्यवस्था को समझा है वो यही समझा है कि कोई भी निर्दोष फंसे नहीं। जब आप चीज़ें टाइम बाउंड कर देते हैं तो उसमें निर्दोष के फंसने के चांसेस बनते हैं, प्रोबेबिलिटीज में आते हैं। अच्छा 2 सेकंड, हाँ प्रतीक भाई, आपने हाथ उठाया था, शॉर्ट में अपनी बात रख दें, फिर मैं ये सवाल कंप्लीट करूंगा। देखिए, मैं ये पूछ रहा था, इन्होंने राजद्रोह जो था वो खत्म करके देशद्रोह में कर दिया, तो क्या सरकार के खिलाफ बोलना भी अब देशद्रोह होगा? उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूं प्रतीक जी, कि आप आलोचना कर सकते हैं, आलोचना करना अलग विषय है, और देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना वो गलत है। वो भी क्या देशद्रोह होगा? ठीक है, आप फर्दर क्लैरिफिकेशन चाहते हैं? ठीक है, हाँ मैं अभिनव जी, मेरा सवाल ये था बोल रहा हूँ कि अब देशद्रोह राजद्रोह को क्लैरिफाई तो करिए। ठीक है, नहीं वो तो उसमें लिखा हुआ है सर, लोकसभा के पटल पर उसको पेश किया गया, उसमें ये तो बताया गया है। अब यह बात है कि सांसद बहाने तो पढ़ेंगे भी नहीं, तो बात अलग है। अरे मैं क्या कह रहा हूँ आपको जी, अभी आपको जो बताया गया है जो वो ही आपके सामने है, अभी आने दीजिए कानून को। ठीक है, हाँ, राजद्रोह खत्म किया, इसीलिए तो हम समझने के लिए बैठे ना यहाँ पर। हाँ ठीक, अभिनव जी, मैं जो पूछना चाह रहा था, मैं ये कह रहा था कि अभी तक कानून का फोकस ये होता था कि कोई भी निर्दोष फंसे नहीं, भले उसमें समय लग जाए। अब आपने चीजों को टाइम बाउंड कर दिया। टाइम बाउंड वाली चीजों में होता क्या है ना कि प्रोबेबिलिटी इस बात की शामिल हो जाती है कि हो सकता है कहीं कोई निर्दोष फंस जाए। जब पुलिस पे दबाव होगा कि इतनी जल्दी चार्जशीट बनाना ही है, तो वो दबाव तो है, वो भी हड़बड़ी कर सकते हैं। अब किसी को 15 दिन रखना था तो जबरदस्ती उससे 90 दिन भी रखा जा सकता है, टॉर्चर किया जा सकता है, पूछताछ की जा सकती है। शायद इसीलिए ह्यूमन राइट्स वाले एजिटेटेड हैं। स्वप्निल देखिए, ऐसा है, लगभग आपने 70-75 साल आज़ादी के निकाल लिए और 200 साल गुलामी के निकाल लिए। 300 साल का एक इतिहास एक कानून का है ना जी। वो आज कानून रिप्लेस हो रहा है एक नए कानून से, जिसमें टाइम बाउंड किया गया है चीज़ों को। आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि पुलिस में आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस एक बार रजिस्टर हो जाए तो पुलिस उसमें एविडेंस कलेक्ट करने के नाम पे साल, 1.5 साल, 2 साल तक चार्जशीट फाइल नहीं करती, पेंडिंग पड़ा रहता है। 173(8) एक ऐसा प्रोविजन था जिसमें जिसे चाहे उसे पुलिस टांग करके रख देती थी। और आज 11-11 साल ऐसे उदाहरण मैंने अपने करियर के अंदर अब तक देख लिए, जहां 11 साल पहले चालान काट करके रख लिया 173(8) में इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग। जितने जांच अधिकारी थे वो मरमरा गए, एसपी, एडिशनल एसपी रिटायर हो गए, डीजीआईजी बन करके, और आज उसके अंदर कार्रवाई हो रही है। पुरानी प्रोसेस में गेहूं के साथ घुन नहीं पिसता था। नहीं, अब कौन सा ये गारंटी है कि अब गेहूं के साथ घुन पिस रहा है? ऐसा किसने कह दिया? किसने कहा ऐसा होने वाला है? देखिए, परिस्थिति को समझिए। पहले भी चीजें खराब थी, आज भी चीजें खराब हो सकती है, भविष्य में भी चीजें खराब हो सकती हैं। लेकिन किसी चीज को इसलिए कहकर के नकारा नहीं जा सकता आने वाले बदलाव को कि ये तो खराब हो जाएगा। अरे चीज को इंप्लीमेंट तो होने दीजिए। और न्यायपालिका बैठी है ना, किसने कहा कि न्यायपालिका के गेटों पर ताले लगा दिए गए हैं? किसने कहा कि आपके हाथ पांव में जंजीरें और बेड़ियां पहना दिए कि आप किसी कोर्ट के अंदर जाकर के सरकार को चुनौती नहीं दे सकते? सरकार कोई खुदा नहीं हो गई है। केंद्र की सरकार किसी भी प्रकार से अपने आप को आतताई थोड़ा बता रही है। केंद्र की सरकार लोकतांत्रिक रूप से कह रही है आप जाइए न्यायपालिका के समक्ष, आपको एक कानूनी प्रक्रिया दे रहे हैं, उस प्रक्रिया में एक सवाल और चुने हुए लोग ये मानते हैं कि ये प्रक्रिया उचित होगी। आप ही के पॉइंट से निकला एक सवाल और है। अब जैसे डिजिटल एविडेंस को सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया जा सकता है, बहुत जरूरी चीज है, आप इसको समझिए। इसमें डिजिटलाइजेशन की भी बात की गई है। अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के साथ में अगर आपस में तारतम्य नहीं होगा और वो कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं होगा तो चीजें सही तरीके से न्यायपालिका के सामने नहीं आ पाएंगी। आने वाला समय डिजिटल इंडिया का है और एक बहुत लंबे समय से इस बारे में बात हो रही है। देश का पूरा कानूनी ढांचा यानी न्यायपालिका का ढांचा डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहा है। बहुत से न्यायपालिकाओं में यानी हाई कोर्ट्स के अंदर अभी इसको लेकर के बड़ा भारी रिसेंटमेंट है। ऑनरेबल कोर्ट्स ये चाहती है कि कैसे करेंगे, फाइलें चल रही हैं, सिस्टम जो चल रहा है उसे चलने दिया जाए। इस रूढ़िता को तोड़ने का काम ही तो जब डिजिटल एविडेंस के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, डिजिटल एविडेंस को एविडेंस के तौर पर प्रस्तुत किया जा सकता है, उसके पीछे कोई और के साथ भी हो सकती है। आपने किसी के चाकू मारा, मरने वाले के हाथ पे या किसी और के हाथ में हाथ पकड़ाया, रोज फिल्मों में सीन देखते हैं, ऐसा प्रैक्टिकल में भी होता है। तो जो फिजिकल एविडेंस है जब उसके साथ छेड़छाड़ी हो सकती है तो डिजिटल एविडेंस के साथ भी हो सकती है। लेकिन कानून में उसका एक अपना दायरा है और उसका एक प्रोटेक्शन भी है। ऐसा नहीं है कि आप अनप्रोटेक्टेड रूप से एविडेंस को ला करके आ रहे हैं और उसका कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया कानून। ठीक है। अब सोमानी जी देखिए, बात क्या है कि क्या अभी जब ये बिल पास हुए हैं तो स्थिति ये थी कि लगभग विपक्ष की आवाज नहीं थी। कोई भी बिल जब पास होता है और उसमें विपक्ष की आवाज जुड़ जाती है तो जनता के बीच में ये मैसेज जाता है कि हाँ साहब, इसमें डिस्कशन हुआ है और इसके सभी इफ एंड बट्स, प्रोज एंड कॉन्स को बात कर ली गई है
और फिर तो नंबर गेम है, चाहे जो भी है, कम से कम लोगों के सामने सब कुछ आ जाता है। इधर एक पक्ष आया नहीं। पार्लियामेंट ऐसे चलनी चाहिए। मैं आपकी बात को करना चाहूंगा, 11 अगस्त 2023 को जब पहली बार माननीय गृह मंत्री जी ने इस बिल को पेश किया तो इसमें अमेंडमेंट के लिए पूरी चर्चा हुई और अमेंडमेंट के लिए करके इसको दोबारा पेश करके और बिल पास हुआ है लोकसभा में। अभी अगर कोई गुंजाइश हो तो आप ये कह सकते हैं कि आगे अमेंडमेंट हो जाएगा, लेकिन फिर भी गुंजाइश क्या है, बहुत ही एक कमेटी के और लेके और बिल्कुल न्यायिक रूप से इस पे मंथन करके और ये बिल पास करवाया गया लोकसभा में। ऐसा नहीं कि आनंद फानन में। जब 11 अगस्त 2023 को पहली बार बिल पेश किया और उसमें फिर जो कुछ सुझाव आए, उस सुझाव को मद्देनजर रखते हुए और एक जो कानून कमेटी बना के उसमें इस तरह का कहा गया, तो आप इस बिल में किसी प्रकार का कोई भी आप देखें जो स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया था। स्टैंडिंग कमेटी में तो विपक्ष के भी चेहरे होते हैं। स्थायी समिति में भेजा गया और उस स्थायी समिति के बाद इस बिल को पेश किया गया। अब मैं एक बात को आपसे कहना चाहूंगा, जो अभी महत्वपूर्ण रूप से जो देखा जा रहा है, आप देखें महिलाओं और बच्चियों पे जो दुष्कर्म हो रही है उन घटनाओं को आप देखेंगे, उसको प्राथमिकता दी गई। दूसरी बात है जो मर्डर की धारा जो थी पहले 302 उसको प्राथमिकता पे 102 पे की गई और 375 376 जो रेप के इनके जो घटनाएं थी उनको 63 और 69 किया गया, जिन घटनाओं को बहुत नीचे करा। देखो समय बदल गया है, उस समय की आज की जो घटना देख रहे हैं और तत्कालिक जो देख रहे हैं, आम जनता को जो भावना है, आज का जो न्याय है वो भारतीय सोच के अनुसार है, नहीं कि ब्रिटिश सोच के अनुसार 150 साल पुराना। तो जो अमेंडमेंट जो भी किए हैं और जो रही बात जो त्वरित कार्रवाई की कि बहुत समय 3 साल का समय लेकिन इसका लिटमस टेस्ट तो वही होगा जब ये लागू होगा और जिस तरह से चीजें आएंगी वही इसका लिटमस टेस्ट होगा। लिटमस टेस्ट का देखो बताओ आप सुशील जी, आप देखिए आज की वर्तमान की जो है जो घटनाएं हो रही, मॉब लिंचिंग के बारे में कांग्रेस बार बार सवाल उठाती थी कि मॉब लिंचिंग हो रही है, मॉब लिंचिंग हो रही है। उसको कई बार इन्होंने सहिष्णुता का रूप दिया और किस तरह घटनाओं का रूप दिया। आप देखिए उसमें अगर कोई घटना में मॉब लिंचिंग में शामिल होता है तो उसको प्रतीक जी अब देखिए क्या है, तो इनको स्वीकार करना चाहिए। देखिए क्या है, डिजिटल एविडेंस भी अब सबूत के तौर पर रखे जा सकेंगे। जब भी कोई मॉब लिंचिंग जैसी वारदात होती है तो कहीं ना कहीं उसकी कोई ना कोई मोबाइल पर शूट कर लेता है। अब वो सबमिसिबल है, वो जो प्रूफ्स हैं वो सबमिसिबल होंगे और उसमें फांसी की सजा की भी बात की गई है। स्वप्निल भाई, मैं कह रहा हूँ अगर कोई अच्छी चीजों के लिए चेंज होता है तो उसका वेलकम किया जाना चाहिए, उसको वेलकम करते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अभी बहुत जल्दी होगा इस बारे में डिस्कशन करना और ये कहना कि आपने स्थायी स्टैंडिंग कमेटी में या स्थायी समिति में अभी तो कांग्रेस ने अपनी बात रखी होगी ना। इस पे जो स्वप्निल जी संसद के पटल पे प्रॉपर जो चर्चा होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। नहीं प्रतीक भाई प्लीज मेरी बात को सुनिए। प्रतीक भाई मेरी बात को सुनिए और मैं एक बात पूछ रहा हूं, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे टोक दीजिएगा, ठीक है। आप मुझे देखिए, जब पहली बार बिल आया और उस पर बहस हुई, उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि भाई इसको स्थायी समिति के पास भेजा जाएगा और वहां पर डिस्कशन होगा। उस स्थायी समिति में तो विपक्ष के भी चेहरे होंगे ही ना, उन्होंने वहां पर तो अपने इनपुट्स दिए ही होंगे ना। अब वो दोबारा संसद में आया है, इसकी गारंटी क्या है? क्योंकि हमारे को तो दिखाया नहीं गया है। अरे सर ये कैसे, जब उसको सदन में रखा गया तो वो तो आप लोगों तक पहुंचा ही मांगे थे वही किए गए कि उसके अलावा और चीजें कर दी गई, वो क्या पता हमको। तो इसलिए जब कानून का प्रारूप बाहर निकल करके आएगा तब डिस्कशन होगा। जैसे राजद्रोह और देशद्रोह दोनों का अभी क्लियरिटी नहीं है कि देशद्रोह में क्या डाला गया। ये ऊपर तौर पे जो आपको बताया जा रहा है सरकार के द्वारा वही पता है आपको भी। तो ये तो जब कानून के रूप में जब बाहर आएगा जनता को पता लगेगा, तब पता लगेगा उसके अंदर है क्या। ठीक है, तो मैं ये जरूर पूछना चाहता हूं सुमानी जी, मुझे आप बताइए ह्यूमन राइट्स वाले क्यों एजिटेटेड हैं? वो क्यों अब भी एजिटेटेड हैं? वो पहले भी थे, अब आप नया लेकर आए हैं, वो भी उन तक पहुंचा है और वो फिर भी एजिटेटेड है। वो क्या नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए ह्यूमन राइट्स के मामले पे कई ऐसी संस्थाएं बनी हुई है जो इस तरह का एक अलग सा वो चला रखा है, जो वो अभी इसमें भी एक स्पष्ट दिया है कि कोई भी सोसाइटी कोई भी संस्थाएं ह्यूमन राइट्स के नाम पे देश के अखंडता और संप्रभुता को खतरे पहुंचाने जैसी की पैरवी नहीं करेंगे। आप मुझे बताइए, जब देश के झंडे और देश की संपत्ति और देश की सीमाएं वो सबसे पहले सुरक्षित होनी चाहिए और उस सुरक्षित की वजह से ही अब ये देशद्रोह कानून है। आप आलोचना करने के लिए आप मुक्त हो, आप आलोचना कर सकते हो, आलोचना पे कोई पाबंदी नहीं है, पर आप आलोचना के माध्यम से किसी भी देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं और देश में तोड़फोड़ या इस तरह की घटनाएं करते हैं और आतंकवाद जैसी उसको स्थिति में ला देते हैं, तो ये देश के लिए आगे जाके नुकसान। अब ये जो संस्थाएं इस तरह की बनती है, कई बार जो विरोधी भावना की होती है देश में। माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह ने एक बात थोड़ी की कहते हुए कि मन भारत का होना चाहिए, भारत के मन से अगर आप देखोगे इसको बिल को तो आपको अच्छा लगेगा, और अगर आप इटली के मन से देखोगे तो आप इस बात को समझ सकते हैं। जब आप भारत की अखंडता संप्रभुता के बारे में सोचेंगे तो आपके विचार भी ऐसे आएंगे। और आप ये देखिए कि इतना मजबूत बिल आया आम जनता की और भारत की सोच के अनुसार, क्योंकि आम जनता न्याय चाहती है और न्याय देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए दूसरी कई कंट्रीज से हम बहुत डिफरेंट हैं। जब आप किसी और कंट्री का नाम लेते हैं तो हमें यह भी बताना चाहिए कि उन कंट्रीज में उनके संसद की सीढ़ियों पर बैठकर पार्टीज भी की जा सकती हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो सकता। उसके बहुत से कारण हैं, सुरक्षा भी उसका एक पहलू है और ये तमाम वो बातें हैं। लेकिन वहाँ पर और यहाँ पर ब्रिटिश राज के कानून वाली बात है, उसको खत्म कर दिया गया, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति मिल गई, इस बात को हर कोई स्वीकार कर रहा है।
मैं बात कर रहा था उन चीजों की जिसकी वजह से लोगों के मन में डाउट्स हैं। मैं अब अभिनव जी एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। अभिनव जी, एक तरह से मैं आपका क्लोजिंग कमेंट ले रहा हूं इस डिबेट में। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि जो भी क्लेम है और इंप्लीमेंटेशन तक हमें वेट करना है, लेकिन एक नजर से देखने में क्या आपको किसी भी तरह की कोई कमी नजर आती है, और नहीं तो सुधार की गुंजाइश कहां नजर आती है? देखिए, इस संबंध में जो जिस विशाल विषय पर आप बात कर रहे हैं, इस विषय पर बात करने के लिए चुने हुए जनप्रतिनिधि संसद के अंदर, लोकसभा में और राज्यसभा के अंदर बैठे हैं। वो जब इस कानून को अपने वैचारिकता के पैमाने पर खरा उतार करके बाहर लाएंगे, उसके बाद जब भी समस्या आएगी तो न्यायपालिका उसको देखेगी, अपने टेस्टोन पे टेस्ट करेगी, संविधान की प्रामाणिकता के आधार पर उसकी विवेचना की जाएगी। तो मेरा ये मानना है कि आज की स्थिति में एकदम से ये कह देना कि ये तो बहुत ज्यादती हो गई, ह्यूमन राइट्स वायलेट हो गई, ये हो गए, चीजें बदलती हैं तो उस बदलती हुई कसमसाहट के अंदर कहीं ना कहीं किसी जड़ को नुकसान होता है, किसी जड़ को पनपने में सुविधा होती है। तो जब अगर कानून बदल रहा है, रूढ़ियां बदल रही हैं, परंपराएं बदल रही हैं, तो इसको स्वागत किया जाना चाहिए। ऐसा क्यों हो कि हमारे पे जो कानून थोप के चले गए, हम उस कानून को ही बांचते चले जा रहे हैं और कह रहे हैं इससे बढ़िया तो कोई श्रेष्ठ कानून बना ही नहीं सकता। हिंदुस्तान के अंदर इस प्रकार के कोई विधिवेक्ता ही नहीं हुए जो ऐसा कानून बना देंगे। नहीं, मैं इसीलिए मैंने ये बात बीच में कही भी थी कि जब 75 सालों में किसी ने भी इस तरह से क्यों नहीं सोचा जिस तरह से सोचा, तो 370 के बारे में भी नहीं था स्वप्निल जी। आप देखिए, आज कई मुद्दे हैं, एक सेकंड, 370 के बारे में भी नहीं सोचा था। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया ना, केवल एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से एक रात के अंदर आपने देश के एक ऐसे हिस्से को जिसे भिन्न बना रखा था उसको आपने अभिन्न बना दिया और वहां पर लद्दाख को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया। 2 प्रदेशों के अंदर सरकारें दे दी। मुझे लगता है कि एक ही सेंटेंस और एक ही जवाब से सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और सारे डाउट्स छट जाने चाहिए। वो ये है कि अगर केंद्र ये बोल दे कि हम अमेंडमेंट्स के लिए ओपन है, इंप्लीमेंटेशन के बाद अगर कोई कमी आएगी तो हम अमेंडमेंट्स के लिए ओपन है। ये रोका नहीं, ये विकास चौमानी जी हमेशा तैयार है। बिल्कुल, ये हमेशा खुला रहता है। देखो, ये प्रावधान जो है समय समय पर संविधान इतने साल हो गए, इतना बड़ा अमेंडमेंट तो नहीं हो पाया, पर जितना जहाँ थोड़ा बहुत हो संविधान भी तो संशोधित हुआ है। ठीक है, 1950 में बनने के बाद, अंगीकृत होने के बाद आज संविधान आज भी संशोधित हो रहा है। कोई भी कानून स्थायी नहीं है, कानून हमेशा डायनेमिक है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।